हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार और वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज संजीवनी में लेकर आया हूं रोटेशनल मोशन का पहला लेक्चर, जिसको माना जाता है कि ये जेईई मेंस एडवांस की फिजिक्स के सिलेबस का सबसे कठिन चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर बस इसी वजह से कठिन लगता है कि हमको बहुत बेसिक ज्ञान नहीं होता है। किसका? सेंटर ऑफ मास का नहीं होता है, वर्क एनर्जी का नहीं होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नहीं होता है, या काइनेमेटिक्स का नहीं होता है। अगर इनका आपको ठीक ठाक ज्ञान है तो आप मेरे साथ 7 लेक्चर इस जर्नी में बैठे रहिए, स्क्रीन के सामने बैठे रहिए, पेपर पेन लेकर बैठे रहिए, रेगुलरली फॉलो करिए। मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग के अंदर सेट कर दूंगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को विद अ वेरी बेसिक वर्ड, दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। व्हाट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स? रिजिड बॉडी डायनामिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी को मैं आपको एक मैथमेटिक्स से समझाऊंगा, फिजिक्स के एक्सप्रेशन से समझाऊंगा। देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, और पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 इस लाइन के अलोंग जुड़े हुए हैं। तो पार्टिकल 1 की अगर बात करी जाए तो मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल 1 इधर v1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पर जा रहा है, और पार्टिकल 2 जो है वो इधर v2 वेलोसिटी से इस लाइन से θ2 एंगल पर जा रहा है। ठीक है, तो भाई अगर आपको रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर हो, पार्टिकल 1 पर भी और पार्टिकल 2 पर भी। तो ये आपकी x हो जाएगी, तो ये y हो जाएगी, तो ये भी y हो जाएगी। अब हम क्या करें, अब हम इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर दें। अगर हम v1 का कंपोनेंट करेंगे भाई, तो v1 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो होगा क्या? वो होगा v1 cos θ1, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा? वो होगा v1 sin θ1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेम एज ये v2 के दो कंपोनेंट होंगे, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा? वो होगा v2 cos θ2, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा? वो होगा v2 sin θ2। तो अगर ये बॉडी रिजिड है, तो इनके और इनके बीच में जिस लाइन के अलोंग ये जुड़े हुए हैं, इस लाइन के अलोंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या हो गई? पार्टिकल्स जिस लाइन के अलोंग जुड़े हैं, पार्टिकल्स जिस लाइन के अलोंग जुड़े हैं, लाइन के अलोंग जुड़े हैं, उस लाइन के अलोंग, दो पार्टिकल्स जिस लाइन के अलोंग जुड़े हैं, उस लाइन के अलोंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। लाइन के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो रिलेटिव मोशन तभी नहीं होगा जब मेरा v1 cos θ1 किसके बराबर होगा? मेरा v2 cos θ2 के बराबर होगा। अगर मेरा v1 cos θ1 v2 cos θ2 के बराबर हो गया, तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में इस लाइन के अलोंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो मेरी बॉडी क्या कहलाएगी? तब मेरी बॉडी कहलाएगी कि ये एक रिजिड बॉडी है। अब बताओ, क्या हम एक रिजिड बॉडी है? जैसे अभी हमने हाथ इधर कर दिया हुआ है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो मेरे दोनों एंड्स पर हैं, अगर मैं ऐसे पास कर दूं तो देखो, पास कर दे रहा हूं तो अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। दूर कर रहा हूं, इनके बीच का गैप, ध्यान से देखो, अभी ये एक हिस्सा है और ये एक पॉइंट है। फिंगर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसे अपना हाथ फैला दें तो क्या ये डिस्टेंस बढ़ जा रहा है? क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है जिस लाइन के अलोंग ये जुड़े हुए हैं? बिल्कुल हो रहा है। और अगर हो रहा है तो हमारी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होगी। क्या ये बॉटल रिजिड बॉडी है? बताओ, क्या ये बॉटल जो है ये रिजिड बॉडी है? हां भैया है, क्योंकि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में इस लाइन के अलोंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ये चाहे कैसे भी घूम जाए। मैं इस पार्टिकल को पकड़ लूं और इस पार्टिकल को पकड़ के मैं ऐसे गोल घुमा दूं, भाई गोल घूम सकता है, लेकिन जिस लाइन के अलोंग ये दोनों पार्टिकल जुड़े हैं, इस लाइन के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अरे बात समझ आ रही? जैसे अब इसी को अगर मैं समझूं तो ध्यान से देखो, मैं 1 पर बैठकर 2 को ऑब्जर्व कर रहा हूं।
मैं 1 पर बैठ के पार्टिकल 2 को देख रहा हूं तो इस लाइन के अलोंग पार्टिकल 2 की कोई रफ्तार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि v1 cos θ1 v2 cos θ2 के बराबर होगा। तो ये रहा आपका पार्टिकल 1, ये रहा आपका पार्टिकल 2, ये इस लाइन के अलोंग जुड़े थे। इस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग ये दोनों जुड़े हैं, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, इस एक्सिस के अलोंग इनकी कोई भी रफ्तार नहीं है। तो कौन सी एक्सिस के अलोंग है सर? कौन सी एक्सिस के अलोंग है? इनकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग है। तो अब जब मैं 1 पर बैठ के 2 को देख रहा हूं तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जो इससे कितने एंगल पर होगा? 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो भाई ये v21 किसके बराबर होगा? तो ये v21 बराबर होगा अपने पास v2 sin θ2, और ये इधर जा रहा है माइनस v1 sin θ1, तो ये अपने पास हो जाएगा v1 sin θ1। मतलब मैं पार्टिकल 1 पे बैठकर पार्टिकल 2 को देखूं, अगर कोई बॉडी रिजिड है तो या तो ये पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है, या तो ये पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 के अबाउट गोल गोल घूम सकता है। बहुत प्यार से समझिएगा कि अगर बॉडी मेरी रिजिड है, अगर बॉडी मेरी रिजिड है, तो जो दूसरा पॉइंट मुझे यहां से मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल या तो रेस्ट में होगा, या पार्टिकल 1 के अबाउट गोल गोल घूमेगा, या रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, या आप कह लो या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यार क्या बात है भाई साहब। रिजिड बॉडी की दो बेसिक कंडीशन क्लियर हो गई। पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स है, उस लाइन के अलोंग दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो रिलेटिव रफ्तार होगी वो शून्य होगी। और दूसरी बात क्या समझ आ रही है कि अगर पार्टिकल 1 पर बैठ के मैं पार्टिकल 2 को देखूं तो पार्टिकल 2 या तो रेस्ट में हो सकता है, या तो पार्टिकल 2 सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना और उस परफॉर्मेंस की एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी डायनामिक्स कहलाता है। ठीक है सर, कहानी आपको समझ आ रही है? अभी तक हम जितना मोशन पढ़ रहे थे वो सब कैसा था कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा था, पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन होता था, और भाई वो एक्सेलरेशन जो था वो F/m के बराबर हुआ करता था। जैसे, और उस तरह के मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोला करते थे। देखो क्या था ट्रांसलेशनल मोशन में? क्या था ट्रांसलेशनल मोशन में? था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए एक्सेलरेशन से, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम कहते थे कि अगर हमारा नेट फोर्स शून्य के बराबर हो जाए, अगर हमारा नेट फोर्स शून्य के बराबर हो जाए तो भाई साहब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है। और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब या तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती थी, या तो मेरी वेलोसिटी शून्य हो जाती थी। और यहां से हम एक कॉन्सेप्ट निकालते थे जिसको कहते थे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक यही बात करते थे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो भाई साहब वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो ट्रांसलेशनल होना चाहिए। ये हर जगह सही नहीं होता है। जैसे ये एक रॉड है, समझो देखना, मैं कह रहा हूं कि ये एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है F। नेट फोर्स कितना है? इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स कितना है? तो हमको दिखाई दे रहा है कि इस रॉड के ऊपर जो हमारा नेट फोर्स है भाई, नेट फोर्स जो है वो हमारा शून्य है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो शून्य है। अगर मैं कहूं कि मेरी ये दोनों कंडीशंस जस्टिफाई हो रही हैं भाई साहब, तो क्या मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? बिल्कुल होगी। आप एकदम सही कह रहे हो सर। लेकिन देखिए अभी ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स F इधर लग रहा है और एक फोर्स F इधर लग रहा है। अभी भी नेट फोर्स क्या है?
अभी भी नेट फोर्स क्या है, 0 है, लेकिन अब ये रॉड ऐसे ओमेगा से गोल घूम जाएगी। और अगर ये रॉड ऐसे ओमेगा से गोल घूम जाएगी, अरे भाई साहब, अगर ये ओमेगा से गोल घूम गई तो आप समझिए कि इस समय बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं, भले ही नेट फोर्स 0 है, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में हो ये जरूरी नहीं है। याद रखिएगा कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये जरूरी नहीं है। अगर इस तरह से ये फोर्स लग रहे हैं तब तो इक्विलिब्रियम बनेगा, लेकिन इस तरह से अगर ये फोर्स लग गए तब इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। तब इक्विलिब्रियम की एक और नेसेसिटी होती है, क्या, कि ऑब्जेक्ट ना तो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करना चाहिए, ना तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना चाहिए। और ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल मोशन कराने का काम कौन करता है, फोर्स करता है। तो सर रोटेशनल मोशन कराने का काम कौन करता है? ये जो फोर्स है जो ट्रांसलेशनल मोशन करा रहा है, उसका ज्ञान तो हमको है कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करा रहा है भैया, जो कंडीशन इसको रोटेशनल मोशन करा रही है, उसका क्या कंडीशन है सर? तो उसका नाम है भैया टॉर्क। क्या नाम है? टॉर्क। टॉर्क ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के अबाउट गोल गोल घुमाने का रोल प्ले करती है। और ये जो टॉर्क होता है ये बराबर होता है आई इंटू अल्फा के। टॉर्क किसके बराबर होता है? ये टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा के। और आई को हम क्या बोलते हैं? आई को बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बढ़िया। जैसे अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में इनर्शिया को डिफाइन करने का काम कौन करता है? मास करता है। लेकिन अगर वही ट्रांसलेशनल मोशन है तो इनर्शिया को डिफाइन करने का काम कौन करता है? रोटेशनल मोशन है, सॉरी, अगर ये रोटेशनल मोशन है तो इस रोटेशनल मोशन के इनर्शिया को डिफाइन करने का काम कौन करता है? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब सर अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्ञान होगा तभी हम बता पाएंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी कि नहीं होगी। अरे ठीक है। और अगर कंडीशनल है कि भैया टॉर्क आई इंटू अल्फा के बराबर है, जैसे यहां पर क्या है कि नेट फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अगर मास शून्य हो गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अरे ठीक है। मतलब मास का, जैसे लीनियर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का मास होना जरूरी है, वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना जरूरी है। ठीक है। तो सर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो भाई साहब हमारी कहानी शुरू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो सबसे पहली बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने के लिए उस पार्टिकल का रोटेशनल मोशन में होना कंपलसरी है। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं यहां से a डिस्टेंस पर एक कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, भाई ये पॉइंट P है, या r डिस्टेंस कर लीजिए इसको, r डिस्टेंस पर एक m मास का पार्टिकल रखा है जो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अगर इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो भाई साहब इसका रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है ये m मास का पार्टिकल, तो इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वो डिफाइन होता है mr² से। याद रखिएगा एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है? m इंटू r²। m क्या है? मास। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज mr²। अरे क्लियर है भाई? अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये मेरी एक्सिस है और ये मेरा एक पार्टिकल्स का सिस्टम है जिसमें ये पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m2, ये पार्टिकल है m3, ये पार्टिकल है मेरा mn, ऐसे m पार्टिकल्स हैं। इसकी पोजीशन यहां से r1 है, पार्टिकल 2 की पोजीशन r2 है, पार्टिकल 3 की पोजीशन r3 है, पार्टिकल n की पोजीशन rn है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा से या जैसे भी ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है भाई, ओमेगा से हो सकता है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो इस सिचुएशन में अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर? तब लिखेंगे m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 m3r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn का स्क्वायर। ये हो जाता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? n पार्टिकल सिस्टम का। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो क्या हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस केवल ऐसे सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बेटा, इसे सिंपल फॉर्मूला लगा के ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा, लेकिन बस याद रखना है कि I इक्वल्स टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn स्क्वायर में जो हमने मास चुना है पार्टिकल्स का वो कैसा है? वो पॉइंट मास है। अगर पॉइंट मास है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूं, जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, कहा जा रहा है 3 लाइट रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 12। 3 लाइट रॉड का मतलब जिनका मास नहीं है। अब सोचो, जिनका मास नहीं है क्या उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? जिनका मास ही नहीं है उनका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? भाई साहब नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रायंगल, 3 पार्टिकल A, B and C of mass m, 2m, 3m are fixed to the vertices of the triangle. Find the moment of inertia of the resulting body about, पहला कह रहा है an axis through a perpendicular to the plane ABC। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले भाई साहब हम वो अपना ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है। क्यों इक्विलेटरल मैंने नाम ले लिया? इक्विलेटरल बस इस वजह से नाम ले लिया बेटा जी। क्यों ले लिया? क्योंकि इसके पीछे बस इतनी सी कंडीशन है कि सारे की लेंथ कितनी है? सारे की लेंथ 12 है। ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। ये A है, ये B है और ये C है। A का मास कितना है? A का मास है भाई साहब m, B का मास है आपके पास 2m और C का मास है आपके पास 3m। और भाई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है कौन सी एक्सिस के अबाउट? A वाला पार्ट कह रहा है एन एक्सिस थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC। एन एक्सिस थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अरे बहुत बढ़िया। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनेगी वो ऐसी तो बनेगी। देखो, इसको मैं बना दे रहा हूं, थोड़ा सा 3D में फील करना। ये ऐसे ही तो बनेगी, ये ऐसे बाहर की तरफ तो मैं निकाल नहीं सकता भाई। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि ये बाहर की तरफ है, ठीक है। चलो, अब जब इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो पार्टिकल 1 का मास m है और यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो ये हो जाएगा m इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस भाई साहब 2m कितनी डिस्टेंस पे है? 2m अपना l डिस्टेंस पे है, तो 2m अपना 2l डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, इस एक्सिस से ये पार्टिकल, इस एक्सिस से ये पार्टिकल कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? वो 12 पे है, तो 2m इंटू 12 का स्क्वायर प्लस ये पार्टिकल जिसका मास 3m है, ये भी कितनी डिस्टेंस पे है? ये भी 12 डिस्टेंस पे है, तो 12 स्क्वायर। अब क्या होगा? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे ये शून्य हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8 ml स्क्वायर प्लस 8 ml स्क्वायर। नहीं, ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास 12 ml स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर टोटल? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 12 8 20 ml स्क्वायर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इसी का बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर लिखेंगे भाई साहब, बताइएगा। अगर इसी का बी पार्ट हमको कैलकुलेट करना हो, बी पार्ट कह रहा है एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड द मिड पॉइंट ऑफ BC। बी और सी के मिड पॉइंट से और ए से पास कर रहा है, ये एक्सिस हो गई अपनी दूसरी एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो क्या लिखेंगे? देखो, अभी भी जो तुम्हारा पार्टिकल 1 है, उस पार्टिकल 1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से शून्य है, तो इसका कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। लेकिन 2m और 3m का होगा। कैसे भाई? ये डिस्टेंस l हो जाएगी, ये डिस्टेंस l हो जाएगी। तो भाई साहब अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू l का स्क्वायर प्लस 3m इंटू l का स्क्वायर। देखो ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? l है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा जी? ये भी l है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? सिंपल सी बात है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3 2 5 ml स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? क्या दोनों कंडीशन समझ आई? अगर ये दोनों कंडीशन समझ आई तो मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई साहब कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? जिसका साइड है a।
यहां पर एक मास रखा है m, यहां पर एक मास रखा है 2m, यहां पर एक मास रखा है m, फिर यहां पर एक मास रखा है 2m। कहा जा रहा है there is an axis that is perpendicular to the plane। ठीक है, ये एक्सिस जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। I1 और दूसरा क्या बताना है, एक और एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन वो यहां से पास कर रही है। ये जो है ये भी एक्सिस जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये आपकी जो एक्सिस है ये आपकी I2 एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू I2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक एक्सिस मैं आपको और दे रहा हूं, वो ये वाली एक्सिस है, ये आपका तीसरी एक्सिस है, इसके अबाउट भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तीनों एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, तो मुझे एहसास होगा कि हाँ जो हम पढ़ाए बताए समझाए हैं वो आप तक पहुंच रहा है, वो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया। ये तो हो गया पॉइंट मास सिस्टम का, लेकिन हरदम जो मास होगा वो पॉइंट होगा ये जरूरी नहीं है। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो गया तो मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो मैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो समझो भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बात करते हैं तो टोटल 3 तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हम लोगों ने अपने जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर, और इसकी लीनियर मास डेंसिटी होती है लैम्डा, जो बराबर होता है किसके, m/l के। दूसरा होता है सरफेस पर, जिसका मास डेंसिटी होता है सिग्मा, और इसको लिखा जाता है m/a। और तीसरा होता है वॉल्यूम पर, और इसकी मास डेंसिटी होती है रो, और जिसको लिखा जाता है बेटा जी m/v। linear mass density lambda, that is m/l, surface mass density that is m/a, and volume mass density that is m/v। mass per unit volume, mass per unit area, mass per unit length। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये 3 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, और इस बॉडी पर ये जो है ना, ये मेरा एक्सिस ऑफ, ये जो है ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और मुझे चाहिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि एक काम करो, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मान लो जिसका मास हो dm। ठीक है, और इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r। तो इस छोटे से मास का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, वो बराबर होगा dm इंटू आर स्क्वायर। किसके बराबर होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। ये बहुत जो छोटा सा मास है, ये कैसा है, ये जो मास है आपका, ये पॉइंट मास है, याद रखिएगा। तो हमको पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr स्क्वायर, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, dm इंटू आर स्क्वायर। मतलब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो di हमारा i हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। ये जो dm है ये इस r पर डिपेंडेंट है, तो ये मत कर देना dm को इंटीग्रेट करके m इंटू आर स्क्वायर लिख देना, नहीं बेटा। dm मास पर अगर मैं इस dm की पोजीशन अलग अलग कर दूं, तो मेरा जो dm है, जो छोटा सा मास है, वो इस r पर डिपेंड करेगा। और अगर इस r पे डिपेंड करेगा, तो आपको dm और r के बीच में क्या रिलेशन होगा, जब तक आप वो कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर आपका dm भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। ठीक है, चलिए सर, तो अब इसी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमको फॉर्मूला मिला है, I इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जी, सबसे पहले शुरू करेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल कर आता है भैया रॉड। क्या निकल कर आता है, सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आता है रॉड। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की बात करें, देखो कि अगर मान लिया जाए हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, और मैं कह रहा हूं कि ये एक्सिस है जो इसके सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर पास कर रही है, और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा।
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम यहां से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का बस एक ही कंडीशन है आपके पास, दैट इज dm इंटू आर स्क्वायर, और वो वैलिड है पॉइंट मास के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर कहेंगे कि x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मान लो जिसका मास कितना है dx, जिसकी लेंथ कितनी है dx, ठीक है भाई, जिसका मास है dm, लेंथ है dx, और अब ये dm लिख लो। इसका इस छोटे से हिस्से का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये di होगा, और वो किसके बराबर होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये dm इस x पे डिपेंड करेगा, अगर dm यहां चला जाएगा तो x बदल जाएगा, ठीक है भाई। तो अब आपको निकालना है dm, और हम पढ़ते आए हैं पूरे सेंटर ऑफ मास से कि हमको ये dm कैसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना बेटा, L लेंथ का मास तुम्हारे पास m है, यूनिट लेंथ का मास m बाई एल होगा, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, दैट इज m बाई एल इंटू dx। लो भाई क्या हो गया, m बाई एल इंटू dx हो गया। अब हम dm की जगह क्या लिख देंगे, dm की जगह लिख देंगे m बाई एल इंटू dx, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू dx। और कहां से कहां तक, पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ L है, ये मेरा सेंटर है, मतलब ये लेंथ मेरी L/2 है, तो मेरी ये वाली लेंथ भी कितनी है, L/2 है। यहां से लेकर यहां तक जाना है, ये मेरी एक्सिस है, तो ये माइनस L/2 होगा, तो ये प्लस L/2 होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, माइनस L/2 से लेकर प्लस L/2 तक, और हमारा काम बन जाएगा। di को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मेरा i हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, m बाई एल बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से माइनस L/2 से लेकर प्लस L/2 तक लग जाएगा, और i की वैल्यू अपने पास आ जाएगी m बाई एल। यहां पर क्या लिखेंगे, m बाई 3l। यहां पर क्या लिखेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे एल क्यूब बाई 8, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एल क्यूब बाई 8। अब इस एल से ये एल कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा कितना, ml स्क्वायर बाई 12। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया भाई साहब, ml स्क्वायर बाई 12। कौन सी एक्सिस से, उस एक्सिस से जो कहां से पास करेगी, जो इसके सेंटर से पास करेगी, या आप कह लीजिए जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। अच्छा सर, आप बार बार एक्सिस का नाम ले रहे हो, क्या अगर मैं एक्सिस बदल दूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा? तो हां बेटा जी, अगर आप इस एक्सिस की जगह कोई और एक्सिस रख देंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। और उसी एक्सिस के बदलने से जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, लगभग हर साल एक सवाल जेईई मेंस में इस हिस्से से पूछा जाता है, रोटेशनल मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले हिस्से से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हिस्सा बहुत आसान है, जहां कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर इज नीडेड। ठीक है, तो भैया मन लगा के बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। जान लीजिए कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहे, जब अर्जुन को हताशा घेर ली, अरे भैया हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, जैसे अर्जुन हार रहे थे वैसे आपको नहीं हारना है। ठीक है, अर्जुन के पास कृष्ण थे जो उनको हारने नहीं दी, आपके पास हम हैं जो हम आपको हारने नहीं देंगे। तो याद रखे रहिएगा, हम कह रहे हैं कि हिम्मत टूटे तो सुनना, हिम्मत टूटे तो सुनना। भैया तुम बहुत साहसी हो, तुमको बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, तुमको ये कंपटीशन निकालना है, और कंपटीशन निकालना है तो भैया ये सुख दुख का जो रोना है, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। मन तो कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लेकिन उस मन के ऊपर जब चढ़ाई करके आगे बढ़ोगे तब ना मजा आएगा जीवन का। समझ रहे हो कि नहीं बात समझ रहे हो? मन के से कुछ होना है क्या? किसी ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से जीतो ना। एक समय ऐसा आएगा कि जब मन को तुम डोमिनेट करते चले जाओगे अपनी इच्छा शक्ति से, तो एक दिन मन भी तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जिस दिन मन और इच्छा शक्ति दोनों का कोऑर्डिनेशन एक साथ बना, तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता, ये जान लो। मन और इच्छा का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम इंजीनियर बनो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम आईएएस बनो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम बहुत अच्छे डिप्लोमेट बनो,
लेकिन तुम्हारा मन तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो तुम ये सब कैसे अचीव करोगे? क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को अपने मन के ऊपर डोमिनेट कराना पड़ेगा। अगर तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे मन के ऊपर डोमिनेट कर गई, तुम सफल हो जाओगे। एक समय आ जाएगा कि तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा मन दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो ये है तुम्हारे पास कहानी भाई। I इक्वल्स टू ml² by 12, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं। अगली कहानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट। ओहो, कि अगर मान लीजिए कि रॉड ना होकर ये प्लेट हो जाए, तो इसके सेंटर से पास करने वाली दो एक्सिस बन सकती है। एक एक्सिस इधर हो सकती है और एक एक्सिस आपकी ये हो सकती है। ये जो आपका लेंथ है वो L है, ये जो ब्रेड्थ है ये आपका B है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ये एक्सिस 1 है, ये एक्सिस 2 है। एक्सिस 1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I1 होगा। एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I2 होगा। तो सिंपल सी बात है, हर बच्चे का दिमाग काम करना चाहिए कि अगर मुझे I1 लिखना है जिस प्लेट का मास m है, तो मैं सिंपल लिखूंगा क्या? ml² by 12। और सिमिलरली अगर मुझे I2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा mv² by 12। क्या अगर सर ये एक्सिस उठा के हम यार नीचे बना देते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाते? हाँ बेटा, सब निकाल पाएंगे, बस तुम पेशेंस के साथ बैठे तो रहो, देखते रहो, भी सब कुछ तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। बस पढ़ते रहना है, मन लगा के, मेहनत के साथ, फोकस के साथ। फोकस हटने नहीं देना है। मन कह रहा है कि स्क्रीन बंद करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैं उस स्क्रीन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मन के ऊपर जीत के रहूंगा। ठीक है, चलो आओ देखो। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन शुरू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का, कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अरे भैया ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक रिंग है, इसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास एक रिंग है, समझो। इस रिंग का ये तुम्हारा सेंटर है, इस रिंग का ये तुम्हारा सेंटर है। इस रिंग का मास m है और इस रिंग का रेडियस r है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और मुझे इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास कर रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा, जो सेंटर से पास कर रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए IC। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, या फिर आप कह लीजिए कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और एक एक्सिस आपकी z एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कौन से एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं? हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं। भैया डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना केवल पॉइंट मास सिस्टम का जानते हैं, जो dm इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। I की वैल्यू हमारी dm इंटू आर स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो इस रिंग पर आप एक छोटा सा मास मान लो dm, और इस मास को थ्रू आउट रिंग मानो। क्या जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, उस एक्सिस के अबाउट ये जो dm मास है, ये इस r पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका dm यहां हो तब भी डिस्टेंस r है, यहां हो तब भी डिस्टेंस r है, यहां हो तब भी डिस्टेंस r है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा आपको, तो आप क्या लिखोगे? दैट इज dm इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? 0 से लेकर m मास तक। तो Iz कितना आ जाएगा? Iz की वैल्यू आपके पास हो जाएगी mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो इस रिंग के सेंटर से पास कर रही है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सर क्या ये जो प्लेन के अलोंग एक्सिस है, इनके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा? हां जी, निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और हम ये सब कैलकुलेट करेंगे समय के साथ। ठीक है, अभी हम बार बार इस तरह की डेरिवेशंस करा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि आपको ज्ञान हो जाए। किसका? आपको ज्ञान हो जाए कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में कैसे एलिमेंट्स माने जाते हैं। उसके बाद एक लेक्चर हम पूरा रखेंगे जिसमें बस केवल हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के सवाल लगाएंगे पूरे 1.5 घंटे। जितने पॉसिबल वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, आसान से लेकर कठिन तक, सब कुछ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम पूरा रोटेशनल मोशन आसानी से आप तक पहुंचा दें। ठीक है, जहां आप अच्छे से सीख जाओ कि हां भैया इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमको कैसे लगाना है। तो देखो भैया,
क्या है? ये हो गया अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, दैट इज आई जेड इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई। आई जेड इक्वल्स टू हो गया अपने पास एम आर स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा प्लेट आ जाता है, दूसरा सिस्टम आ जाता है जिसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब मान लो कि अब आपके पास रिंग नहीं रही, अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास डिस्क आ गया, और वो डिस्क ये रही। ये आपकी एक डिस्क है, ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या है? ये एक डिस्क है, और मुझे डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे डिस्क का बेसिक एलिमेंट क्या होगा। तो सर क्लियर है कि मेरे डिस्क का बेसिक एलिमेंट होगा रिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये जो मेरा डिस्क है, जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, इसके सेंटर से r पर जाकर एक रिंग रखेंगे, एक रिंग बनाएंगे भाई साहब, जिसकी थिकनेस कितनी होगी? जिसके थिकनेस होगी भाई साहब dr। ठीक है, r पे जाकर एक dr थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट माना गया, r पर जाकर एक dr थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट माना गया, जिसका शेप कैसा है भाई साहब? जिसका शेप है रिंग का। और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, और वो क्या पता है? वो पता है छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज dm इंटू आर स्क्वायर। अब सारा गेम ये m लिखने का है। यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा सरफेस के अलोंग है। अगर सरफेस के अलोंग है भाई, तो ए एरिया पे जो मास आ रहा है वो m आ रहा है, तो यूनिट एरिया पर कितना आएगा? वो m बाई ए आएगा। तो इसका एरिया होगा dA, और इस पर जो मास आएगा वो आएगा m बाई ए इंटू डी ए, m बाई ए इंटू डी ए। अब dA की जगह क्या लिख लें? ध्यान से देखो, इस dA की जगह क्या लिख लें? dA इज द एरिया, दिस इज द शेडेड एरिया। तो ये कितना हो जाएगा? m बाई एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और dA कितना हो जाएगा? dA हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो 2 पाई आर इसकी लेंथ हो गई, और dr इसकी ब्रेड्थ हो गई। अगर ओपन कर दोगे तो ये रेक्टेंगल का एक शेप बनेगा, समझो। अगर मैं इसको यहां से काट कर अगर ओपन कर दूं, इसको सीधा कर दूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे एक रेक्टेंगल के शेप में मिलेगा। बहुत ध्यान से देखना, किस शेप में मिलेगा? ये एक रेक्टेंगल के शेप में मिलेगा। पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं होगा बेटा, ये जान लो, ये कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं होगा। ये हमारी गलती होती है, कि हम इसको पूरी तरह से रेक्टेंगल समझते हैं। एग्जैक्टली ये पूरी तरह से रेक्टेंगल होता नहीं है, ये ऐसा एलिमेंट होता है। ये तो बन ही नहीं रहा, देखो ऐसा एलिमेंट होता है। थोड़ा पतला करते हैं। ओ भाई साहब, ये ऐसा एलिमेंट होता है। लेकिन क्या है ना कि ये जो हिस्सा होता है, ये सब बहुत छोटा होता है। देखो अंदर वाले का रेडियस अलग है, बाहर वाले का रेडियस अलग है, लेकिन ये इतना छोटा सा एलिमेंट है कि इसमें हम इनर और आउटर रेडियस दोनों सेम मान लेते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो एलिमेंट बाहर आया वो कैसा आया? वो रेक्टेंगल का आया। अगर ये रेक्टेंगल का एलिमेंट बाहर आया तो इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो जाएगी तुम्हारे पास 2 पाई आर, और ब्रेड्थ जो आपके पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास dr। तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। समझ आ रहा है कैसे हम 2 पाई आर इंटू डी आर मान रहे हैं? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, इनका जो एरिया है ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू पूरे एरिया के, तो इतने हिस्से को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो di इक्वल्स टू डीएम इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो अब di की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dm कितना है? dm है आपके पास m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। इस पाई से ये पाई कट जाएगा। di की बात अगर हम कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 3 ऑफ डी आर। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक? 0 से लेकर कैपिटल आर तक, और ये आपके पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर 2 इंटू एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर की पावर 4/4, लिमिट 0 से लेकर आर तक। और डी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4/4, 2 2 जा 4, आर स्क्वायर से ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। बस ध्यान देना है कि ये जो मेरी एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, और ये कहां से पास कर रही है। एक्सिस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा जी, जान लीजिएगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है। और हम ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 निकाल रहे हैं, ये जेड एक्सिस के अबाउट है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। क्या ये बात एकदम बढ़िया से मस्त तरीके से समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो भैया थोड़ा और आगे बढ़ लो, और अभी इसकी एप्लीकेशन आएगी कि ये एक्सिस यहां चली जाएगी, ऐसे टेंजेंट हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, हम सब कैलकुलेट कर ले जाएंगे। लेकिन अभी हमारा बेसिक कर्तव्य है कि हमको सारे जितने भी पॉसिबल शेप्स हैं जिनके क्वेश्चन हमको जनरली देखने को मिल जाते हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, बहुत बढ़िया। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारी अगली कहानी क्या है। हमारी अगली कहानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब आप देखो कि आपके पास एक हॉलो सिलेंडर, ये रहा भाई। कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा भाई? इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने यहां नीचे खींच दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है भाई, ये एक लाइन ऐसे क्या है भाई? हाँ ठीक है, बने सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। क्या भाई, सुर वुर मत बनाना, बस जान लो, एक साल अगर सुर बनाए और सुर बिठाए तो गया कंपटीशन एग्जाम, तब कंपटीशन से बाहर। ये तुम्हारे पास क्या रहा? ये तुम्हारे पास एक हॉलो सिलेंडर रहा जिसका रेडियस आर है। इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस आर है, और तुमको क्या करना है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका बेसिक एलिमेंट क्या रखोगे? सोचो, इसका बेसिक एलिमेंट क्या रखोगे? सोचो, बेसिक एलिमेंट अगर सोच ले गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुम इसका बेसिक एलिमेंट सोच ले गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो भाई जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाओगे तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट मानोगे। एलिमेंट अगर मान लो तुम इस पे कहीं एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे मान लेते हो, एक ऐसे छोटा सा एलिमेंट मान लेते हो डीएम, जो यहां से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर ये एलिमेंट तुम यहां मान लोगे तब भी ये इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे रहेगा। यहां मान लोगे आर रहेगा, यहां मान लोगे आर रहेगा, यहां मान लोगे आर रहेगा, हर जगह कैपिटल आर ही रहेगा। वो आर जो है वो इस डीएम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मेरा आर इस डीएम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो मैं सिंपल सी बात है डीआई इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? डीआई इक्वल्स टू लिखूंगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, और मेरा आर कांस्टेंट है, 0 से लेकर m तक इंटीग्रेट कर दूंगा और मेरा डीआई हो जाएगा आई, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कुछ खास बात नहीं है, बस याद रखना है कि कौन सी एक्सिस है। The axis that is parallel along the length of the cylinder and passing through the center of the cylinder। मतलब अगर मेरी एक्सिस ऐसे होती तो भी हम क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाते? हाँ गुरुदेव, जरूर निकाल पाते, बिल्कुल आप निकाल लेंगे, सब कर ले जाएंगे। आपके दिमाग की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब मैं खत्म कर दूंगा 2 लेक्चर के अंदर, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके दिमाग में सेट करके। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी का एक बड़ा प्रारूप है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अगर आपको किसी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, अगर आपको किसी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे सर? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा कि अगर आपको किसी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ओहो क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये है हमारा एक सॉलिड सिलेंडर। इस सॉलिड सिलेंडर का अगर मैं बेसिक एलिमेंट की बात करूं भाई, अब क्या होगा? ये इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पूरा भरा हुआ है तो अलग अलग पार्टिकल्स जो होंगे वो इस एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर होंगे। तो अब आप डायरेक्टली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे। भाई किसमें? हॉलो वाले में क्यों लिख पा रहे थे? क्योंकि सारा मास इसकी सरफेस पर था, सारा मास इसकी सरफेस पर था, और सारा मास अगर इसकी सरफेस पर है तो भाई उस मास का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आर है। तो सिंपल सी बात है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करिए 0 से लेकर एम तक, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई। अब देखो, अब अपने पास अगर सॉलिड सिलेंडर है तो हमको पता है कि सॉलिड सिलेंडर का जो बेसिक एलिमेंट होगा, वो क्या होगा? तो सर सॉलिड सिलेंडर का बेसिक एलिमेंट हो जाएगा हॉलो सिलेंडर।
सॉलिड सिलेंडर का बेसिक एलिमेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड सिलेंडर का बेसिक एलिमेंट हो जाएगा हॉलो सिलेंडर, और वो सिलेंडर रहा ये। ठीक है भाई, देखो भाई वो सिलेंडर रहा तुम्हारा ये। ठीक है भाई, एक एक्सिस यहां से ड्रॉ कर दी, देखो एक ये लाइन खींच दी, बढ़िया है। चलो भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, इसको भी मिलाते हैं, इसके साथ अलाइन करते हैं। हाँ अलाइन कर दिया, इसको कॉपी कर लिया और इसको इधर रख दिया। ये आपके पास सिलेंडर बना, इसका बेसिक एलिमेंट। इसका बेसिक एलिमेंट बना जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है यहां से स्मॉल आर। इसका रेडियस यहां से कितना है? इसका रेडियस यहां से है स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है डी आर। अब मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं इसको यहां से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करके पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है वो पता है डीएम इक्वल्स टू, क्या पता है भाई? क्या पता है? डीएम इक्वल डीआई इक्वल्स टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। डीआई इक्वल्स टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस स्मॉल आर है तो डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस एलिमेंट को यहां से बढ़ाकर यहां कर दूं तो मेरा डीएम भी चेंज हो जाएगा, मेरा आर भी चेंज हो जाएगा। मतलब अब मेरा डीएम जो है वो आर पर डिपेंडेंट है। तो जब तक मैं डीएम और आर का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर लूंगा तब तक मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कैसे स्टैब्लिश करूंगा? उसके पीछे बहुत बेसिक सा लॉजिक है, और वो बेसिक सा लॉजिक क्या है बेटा? ये बेसिक सा लॉजिक है कि इसका पूरा मास कितना है? m, और वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? v वॉल्यूम में। v वॉल्यूम का मतलब कितना है? v वॉल्यूम का मतलब है पाई आर स्क्वायर एल। लेंथ इसकी कितनी है? लेंथ इसकी l, रेडियस इसका कैपिटल R, मास इसका कैपिटल M, या स्मॉल m कर लेते। ठीक है, स्मॉल m अच्छा लगता है, जल्दी आसानी से बन जाता है, स्मॉल m और R। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम में जो मास है वो m है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो डीवी वॉल्यूम में कितना होगा? तो डीवी वॉल्यूम में जो मास होगा वो होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इंटू डीवी। m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर एल इंटू डीवी। अब सारा गेम ये डीवी लिखने का है, सारा गेम यहां पर ये डीवी लिखने का है। यही जो होगा ये बराबर होगा डीएम के, ये जो होगा ये पूरा हिस्सा डीएम के बराबर होगा। और आपको अगर डीवी लिखने आ गया तो आपका काम बन जाएगा। मतलब आपको वॉल्यूम लिखना है किसका? इस पीले वाले हिस्से का। समझो, आपको क्या करना है? इस पीले वाले हिस्से का वॉल्यूम लिखना है। ये कितना इंक्लूड कर रहा है? नहीं, ये जो पट्टियां हैं इन पट्टियों का वॉल्यूम लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे? अगर आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, उसको ओपन कर दो। अगर आप उसको ओपन करोगे तो वो क्या बनेगा? वो एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ होगा 2 पाई आर, जिसका लेंथ होगा 2 पाई आर और ब्रेड्थ होगा एल। ठीक है, लेंथ होगा 2 पाई आर और ब्रेड्थ हो जाएगा इसका क्या? एल। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया हो जाएगा आपके पास कितना? एरिया हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर इंटू एल। लेकिन अगर इसकी थिकनेस भी है, अगर इसकी थिकनेस भी है कितनी? डी आर। तो हम वॉल्यूम क्या जानते हैं? वॉल्यूम क्या जानते हैं? क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ध्यान से देखना, लेंथ आपके पास हो गई 2 पाई आर, ब्रेड्थ आपके पास हो गई एल, और उसकी जो ऊपर हाइट है वो डी आर। तो जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू डी आर। बहुत छोटा सा हिस्सा मैं आपको फील करके इसका दिखाता हूं कि ये कैसा शेप बनेगा। ये कुछ इस तरह का शेप बनेगा सर, ये कुछ इस तरह का शेप बनेगा। देखो, ये हिस्सा होगा जो सामने से दिखाई देगा, और एक हिस्सा इसका ये पीछे वाला होगा। देखना, ये ऐसे दिखेगा आपको। अभी देखना, बहुत अच्छा फील आएगा आपको, गारंटी है ये। देखना, इसको बहुत प्यार से, बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करना। इसका पूरा हिस्सा अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा। देखो, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा है। ऐसे ही ओपन होगा ये पूरा सिलेंडर,
इसका जो ये लेंथ होगा, इसका जो ये लेंथ होगा भाई, ये लेंथ, ये वाली लेंथ तुम्हारी होगी L, और ये जो पूरी लेंथ होगी ये होगी 2 पाई r, और ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये होगा इसका थिकनेस होगा dr, तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा 2 पाई rl इंटू dr, 2 पाई rl इंटू dr। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब dm को अगर मैं यहां पे सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो मेरा इस l से ये l कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r इंटू डी आर, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r इंटू डी आर। और जब मैं यहां पर di लिखा, dm की जगह मैं लिखा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू r इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर, तो di जो होगा ये बदल जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर को अपन लिख सकते हैं r क्यूब इंटू डी आर, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर i तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i हो जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4/4 हो जाएगा, और यहां से ये 2 हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो i की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, i की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी mr स्क्वायर बाई 2। ओहो, इट इज लुकिंग लाइक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, यस ग्रेट। तो सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अपने समय पे कैसे याद रखता था कि ये जो एक्सिस पास कर रही है, इस एक्सिस के टॉप से देखोगे तो ये जैसा दिखाई देगा वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टॉप से देखोगे तो डिस्क दिखाई देगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा mr स्क्वायर बाई 2। अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं, इस एक्सिस से देखूं तो ये रिंग दिखाई देगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो भाई कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाता है, अदरवाइज हमको लॉजिक से पता है कि ऐसा क्यों होता है, बट हमको थोड़ी बहुत चीजें अपने एंड से भी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है ताकि हम कंटेंट को आसानी से याद रख सके, ताकि हमारे दिमाग में कोई सा भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चलो भाई कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। अगर आपको किसी हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए भैया, आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास है m, बहुत ध्यान से देखना, ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई साहब थ्रू आउट इट्स सरफेस, अंदर नहीं होगा, केवल सरफेस पर होगा, तभी ये क्या होगा, तभी तो ये हॉलो होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक एक्सिस के अबाउट जो इसके कहीं ऐसे सेंटर से पास कर रही होगी, और वो इसकी डायमेट्रिकल एक्सिस होगी भाई, सेंटर से पास कर रही होगी और इसकी एक डायमेट्रिकल एक्सिस होगी। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्या बात है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है भाई, बिल्कुल आना भी चाहिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में। ये आपके पास हो गया ये एक्सिस। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि अगर मेरे से कोई कहे स्फीयर का बेसिक एलिमेंट क्या होता है, हॉलो स्फीयर का बेसिक एलिमेंट क्या होता है, तो मैं सेंटर ऑफ मास में पढ़कर आया हूं कि हॉलो का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है रिंग। ठीक है बेटा, हॉलो का बेसिक एलिमेंट होता है आपका रिंग, तो भैया वो रिंग कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं हम। वो जो बेसिक एलिमेंट रिंग का बनता है वो कैसे बनता है वो भी देख लो भाई साहब, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार समझ आ गया ना सर, पूरा फील आ जाएगा एकदम से कॉन्सेप्ट का। ये होता है वो बेसिक एलिमेंट रिंग। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, ये है आपका वो बेसिक एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम अभी यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ये ऐसी शेप का बनेगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर से मैं इसकी पोजीशन कैसे मान रहा हूं, देखो इसके सेंटर से मैं इसकी पोजीशन मान रहा हूं, यहां से थीटा पर जाकर डी थीटा, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। देखो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। रेडियस कितना है इसका r है, तो इस रिंग की जो थिकनेस बनेगी ये हमें डायरेक्टली दिख रही है, क्या बन जाएगी, आर डी थीटा। थिकनेस ऑफ द रिंग हो जाएगा आर डी थीटा। इसकी पोजीशन हमने यहां से कह दी y है और यहां से कह दिया भाई साहब x है। भाई अब मैं इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाया तो मेरा काम बन जाएगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं dm, दैट इज इक्विवेलेंट टू di, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये जो di है ये किसके बराबर हो जाता है, ये जो मेरा di है ये बराबर हो जाता है भाई साहब
DI जो है ये बराबर हो जाता है dm इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर के। अब सारा गेम हमको dm लिखने का है। dm लिखने की समझ अच्छी होनी चाहिए बेटा। कैसे लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में मास कितना है, m है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, यूनिट एरिया में होगा m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीए एरिया में जो होगा वो डीएम होगा और वो बराबर होगा m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी। और अगर आप इसका एरिया देखोगे, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा उस स्फीयर के अंदर, तो भैया इसकी लेंथ होगी 2 पाई आर और इसकी थिकनेस होगी कितनी, आर डी थीटा। ठीक है, जो किसके बराबर है, ये जो किसके बराबर है, dx के बराबर है। भाई अगर मैं इसका रेडियस x है, अगर मैं इसका पूरा लेंथ लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 पाई x। थिकनेस कितनी है बेटा जी, dx, तो ये हो जाएगा 2 पाई x इंटू dx। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू dm, दैट इज m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x इंटू dx। ओहो हो, ये हो गया अपने पास m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई x इंटू डी एस। दैट इज अपने पास क्या हो गया, दैट इज अपने पास dm। अब हमको dm पता है, ये वैल्यू हम उठा के यहां रख दें तो क्या हम di इसका कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा जी। तो यहां सबसे बड़ा चैलेंज x की लिमिट का था। ये देखो कि जब तुम यहां पर हो तो x की वैल्यू r है, जब तुम यहां पर हो x की वैल्यू 0 है, जब तुम ऊपर चले गए तो भी x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब x की लिमिट 0 से लेकर 0 तक चल रही है। भाई साहब हम x की लिमिट में तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने यहां पे dx को क्या लिख दिया था, आर डी थीटा। अब इसको समझो, यहां से ये कट जाएगा, ये 2 पाई से ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो dm को अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये m अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। आर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब आपको यहां से dm मिल जाएगा कितना, दैट इज m/2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बच्चा कई बार इसकी समझ को अप्रोच नहीं कर पाता है, तो भाई उस समझ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अब देखिए, अब जब आप यहां पे इस डी को लिखोगे, इस डीएम को लिखोगे तो क्या लिखोगे, m/2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। भाई एक्स स्क्वायर हो रहा है और अभी हम एक्स की जगह लिखे थे क्या, आर कॉस थीटा। एक्स की जगह क्या लिखे थे, आर कॉस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मेरा जो जनरल फंक्शन बन रहा है उस स्मॉल एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो बन रहा है m/2 आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि mr²/2 तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और अब लिमिट भी लग जाएगी। देखो ये मेरी रेफरेंस लाइन है और अब इसकी लिमिट भी लग जाएगी, कहां से कहां तक, 0 से शुरू होगी। देखो भाई ऊपर जा रही है π/2, 0 से इधर कितनी है, -π/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो भाई -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, तो अब क्या होगा भैया, अब हम क्या करेंगे, हम अब इस डी को लिख लेंगे क्या, mr²/2। कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और कॉस क्यूब थीटा को अब हम लिख सकते हैं बेटा जी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या सर, अब cos क्यूब थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कठिन तो नहीं लग रहा है, डी का इंटीग्रेशन आई हो गया और ये कितना हो गया, mr²/2 cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेट हो जाएगा ये -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, -π/2 से +π/2 तक इंटीग्रेट करना है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने का जो अपने पास फैक्टर मिला है आई, ये क्या मिला है,
ये मिला है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अरे क्लियर है यार। अब क्या करें, अब क्या करें सर? अब मैं कह रहा हूं ना साइन थीटा को, अब मैं कह रहा हूं साइन थीटा को टी मान लो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। अरे क्या बात है, मतलब कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी लिखा जा सकता है और साइन स्क्वायर थीटा की जगह टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट अब माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक यह बदल जाएगी। अगर सर फंक्शन बदल गया तो लिमिट भी बदल जाएगी। ठीक है, चलिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं फिर लिमिट लिखेंगे। तो भाई 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो अब इससे हमारी लोअर लिमिट डिफाइन होगी और इससे हमारी अपर लिमिट डिफाइन होगी, इससे हमारी लोअर लिमिट डिफाइन होगी, इससे हमारी लोअर लिमिट डिफाइन होगी, इससे हमारी अपर लिमिट डिफाइन होगी। तो इसको मैंने इनिशियल और फाइनल लिख दिया। ठीक है भाई, तो इनिशियली जब मेरा थीटा माइनस पाई बाई टू था, जब मेरा थीटा माइनस पाई बाई टू था, तो भाई साइन माइनस पाई बाई टू हो जाता है -1 और साइन प्लस पाई बाई टू। अब फाइनली मेरा थीटा जो है, फाइनली मेरा थीटा जो है वो प्लस पाई बाई टू हो गया। तो भाई अब ये जो मेरी लिमिट हो गई ये +1 हो गई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे -1 से लेकर +1 तक, और अब आई जो होगा ये हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर बाई टू, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और ये हो जाएगा -t³/3। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट -1 से लेकर +1 तक लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और खुश हो जाइए सर। तो i की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एम आर स्क्वायर बाई टू। एक बार t की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/3, एक बार t की जगह -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और यहां माइनस है और इसका क्यूब ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और जब लोअर लिमिट वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस कर देगा -1/3। और जब आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो जाएगी यहां पर, मतलब एलसीएम हो जाएगा आपके पास 3, और इधर हो जाएगा आपके पास कितना, इधर हो जाएगा आपके पास 3, इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 3, फिर इधर हो जाएगा -1। 3 3 6, 6 में से 2 जाएगा 4, और ये 2 दूना 4, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर दैट इज 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर। वो हर बच्चा जो जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है उसको इस डेरिवेशन का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको इस डेरिवेशन का ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए। इस डेरिवेशन के ज्ञान के पीछे इसका कोई मतलब नहीं है कि ये डेरिवेशन आपसे पूछी जाएगी या इस डेरिवेशन का कोई इंटरमीडिएट लेवल आपसे पूछा जाएगा, नहीं। इस डेरिवेशन के जानने का बस इतना सा मतलब है कि कभी भी आपको इस तरह की कैलकुलेशन देखने को मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो आपको अप्रोच करने आना चाहिए, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप किए रहेंगे। इसलिए डेरिवेशंस करना और सोच समझ के करना बहुत जरूरी होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट शेप दैट इज कमिंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप समझिएगा भैया, आप सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मास m है, इसका मास अपने पास, इसका मास अपने पास m है, रेडियस अपने पास r है, और भैया ये जो है ना ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। और अगर ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, और तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेंथ एरिया वॉल्यूम। बच्चा बोलता है आंख बंद करके सर वॉल्यूम। अगर ये हॉलो होता तो भैया हम आंख बंद करके कह देते क्या, हम आंख बंद करके कह देते भैया सरफेस पर। ठीक है, चलो भाई, तो जब यह वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस r है, तो इसमें बेसिक एलिमेंट क्या माना जाए, तो इसमें बेसिक एलिमेंट 2 पॉसिबल माने जा सकते हैं। या तो आप हॉलो स्फीयर मान लो, या तो आप डिस्क मान लो, 2 मान सकते हो। हॉलो स्फीयर मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। कैसे भाई, मैं कह रहा हूं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक बेसिक एलिमेंट आ जाएगा, एक बेसिक एलिमेंट आ जाएगा अपने पास, क्या, एक बेसिक एलिमेंट अपने पास आ जाएगा बेटा जी, हॉलो स्फीयर। ठीक है, चलो भाई, ये हमारा एक बेसिक एलिमेंट आ गया, ये हमारा एक बेसिक एलिमेंट आ गया हॉलो स्फीयर। इसका रेडियस r है, इसको मैं कह रहा हूं r रेडियस पर जाकर इसकी थिकनेस मैं मान ले रहा हूं dr। ठीक है,
तो भाई इस छोटे से हिस्से का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा डी, वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 2/3 इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर। देखो भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर क्या निकाले हो अभी, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो स्फेयर 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर, 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर। और कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं मास्टर साहब, एक ही एक्सिस है अपनी, वो डायमेट्रिकल एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास कर रही है, और इसी एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर। अगर आप डीएम लिख पाए, इंटीग्रेट कर दीजिए आंसर। डीएम कैसे लिखेंगे सर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में जो आपका टोटल मास है वो एम है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, दैट इज 3m/4 पाई आर क्यूब। तो डीवी वॉल्यूम में कितना होगा, दैट इज 3m/4 पाई आर क्यूब इंटू डीवी, दैट इज इक्विवेलेंट टू डीएम। तो सारा गेम डीवी लिखने का है, तो 3m/4 पाई आर स्क्वायर, और डीवी कैसे लिखेंगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अरे भैया सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस है उसकी डी आर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और अब आप ये डीएम उठा के यहां रख दीजिए, इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 2/3 इंटू 3m/r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और भैया आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहां पे ऑलरेडी एक आर स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, भाई आर की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो गया, और यहां पर अपने पास हो जाएगा कितना, आर की पावर 4 ऑफ डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से यहां कट जाएगा, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे सर, तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू को अगर हम यहां पर लिखेंगे 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करेंगे, डी हो जाएगा 2/r स्क्वायर इंटू एम, और ये कितना हो जाएगा, ये r की पावर 5/5 हो जाएगा। नहीं यार, हम लोग गलती कर रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना भाई, यहां स्क्वायर कैसे लिख दिया, ये अपने पास क्यूब है, ये भी अपने पास क्यूब है, ये भी अपने पास क्यूब है, ये भी अपने पास क्यूब है, और ये कितना हो जाएगा, r की पावर 5/5। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक, तो i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा 2m/r क्यूब इंटू r की पावर 5/5। अब भाई अब क्या भैया, अब हमारे पास आंसर हो गया 2m/5 इंटू आर स्क्वायर। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस, दैट इज 2m/5 इंटू आर स्क्वायर। ये हो गए हमारे पास सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए देता हूं, उसको आप घर से ट्राई करिएगा, घर से ट्राई करके ले आइएगा। अगली वाली क्लास में 1-2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, 1-2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उनके क्वेश्चंस की। देखिए, तो अभी मैं आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देता हूं कि एक आपके पास ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसे ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका ये बेस है b, जिसकी हाइट है ये h, इसका मास है आपके पास m, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, या इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे आप क्या करेंगे, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बेटा जी इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एलिमेंट मानिएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। यहीं से हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन अ वेरी डिटेल्ड फैशन। ठीक है, तो मन लगाकर बने रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।